नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज सरकार दो मोर्चों पर जंग लड़ रही है। पहला मोर्चा कोरोना के खिलाफ है और दूसरा मोर्चा अर्थव्यवस्था को संभालने का। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की पहली किश्त यानी 6 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी राजनीति जमकर हो रही है। ममता बनर्जी ने कल ही पूरे देश को यह बताया कि देश की जीडीपी जीरो हो गई है। 20 लाख करोड़ की रकम में ममता बनर्जी को सिर्फ जीरो दिखाई दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दलों का सबसे ज्यादा जोर प्रवासी मजदूरों की मदद पर है। कोरोना से संक्रमण काल में जब अर्थव्यवस्था बदहाल है, ये किस तरह की राजनीति हो रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा और उनसे आपका तारुफ भी कराऊंगा। लेकिन कोरोना से निपटने के लिए सरकार का एक्शन प्लान रेडी है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सर्विस सेक्टर के लोगों के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी होगी कि आज निर्मला सीतारमण जब सामने आएंगी तो उनके पिटारे से किसके लिए क्या निकलेगा। तो आज शाम 4 बजे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो पहले आपको सुनवा देते हैं उन्होंने कल क्या अहम ऐलान किए थे। मगर एमएसएमई के लिए हम धीरे धीरे जुलाई बजट में भी घोषणा किए। उसके बाद पार्शियल गारंटी का अनाउंसमेंट भी हुआ। फरवरी के बजट में भी एमएसएमई के लिए बहुत सारे कदम हमने उठाए और अभी कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्रेस्ड हो, एनपीए हो, सस्टेनेबल और वायबल यूनिट्स हो, उन सब के लिए अलग अलग हिस्से पर एमएसएमई के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं। The Finance Minister announced some support measures for MSMEs. Although my comment is the measures were skewed in favor of the larger MSMEs, about 45 lakh MSMEs. I think the bulk of the 6.3 crore MSMEs were left high and dry. वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि धीरे धीरे और भी घोषणाएं की जाएंगी और सरकार हर वर्ग का ख्याल रख रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के राहत पैकेज में कुछ है ही नहीं, बल्कि एक जीरो है, यानी किसी के लिए कुछ भी नहीं है। एक प्रकार से बैंकों को भी मजबूत बनाया है कि वो हिम्मत करके हमारे एमएसएमईज को लोन दे, क्योंकि बैंक की गारंटीड लोन होगा, सरकार द्वारा गारंटीड लोन होगा तो ब्याज के दर भी बहुत कम लगेंगे उस पे। और 4 साल का लोन होने से एमएसएमई सेक्टर को बिना कोई स्ट्रेस के, बिना कोई तकलीफ के ये पैसा उपलब्ध होगा। তাহলে জিডিপি 0.0000 কিচ্ছু দেয়নি স্টেটগুলোকে। স্টেটগুলো চালাবে কোত্থেকে? মানি ট্রান্সফার নাথিং। রিসেশন শুরু হয়ে গেছে। ডিমান্ড না থাকলে ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये पूरा पैकेज जीरो है और कुछ नहीं है। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार प्रवासी मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करे, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि वो पहले ही गरीबों की मदद के लिए डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर चुकी है। जैसे पहले 1,70,000 करोड़ से 15 किलो चावल और अनाज, चावल या गेहूं और 3 किलो दाल मुफ्त में 60 करोड़ लोगों को दी गई है, 60-70 करोड़ लोगों को दी गई है। वैसे ही 15 किलो चावल और गेहूं 2 और 3 रुपए किलो में दिए गए हैं। वैसे ही बाकी सभी वर्गों के लिए भी पैसे वहां दिए गए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डीबीटी के द्वारा 52,000 करोड़ रुपए किसान और महिलाओं के खाते में गए हैं। इस देश के राष्ट्र निर्माता मजदूर, हमारे श्रमिक भाई बहन, हमारे प्रवासी मजदूर जो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर पैदल घर वापसी को मजबूर हैं, उनके हाथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री जी ने फिर खाली छोड़ दिए। न उनके खातों में सीधा पैसा देने की घोषणा हुई, न उनके घर वापसी का खर्चा वहन करने की घोषणा हुई। यानी विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है और विपक्ष को जो पैकेज सरकार लेकर आई है उस पैकेज को देखकर नहीं लग रहा कि उससे अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है वो पटरी पर आ पाएगी। ऐसा क्यों है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवीएल, बहुत स्वागत है आपका।
आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, योगेंद्र यादव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, मोहम्मद सलीम सीपीएम के नेता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और अजय आलोक जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जीवीएल, लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उससे ही शुरुआत कर रहा हूं। ममता बनर्जी के हिसाब से एक तो ये जो पैकेज आप दे रहे हैं ये जीरो पैकेज है, इसमें कुछ है ही नहीं। और जो कांग्रेस पूछ रही है कि अगर गरीब के हाथ में पैसा ही नहीं दिया तो खर्च कौन करेगा और कहां से वो घर चलाएगा? सुशांत जी, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले जो लोग हैं, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी, यही सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग वापस लौटे हैं, उनकी सहायता लोगों को आने दिया वापस। तो ये सबसे धोखा देने वाले मुख्यमंत्री, उनके पास पैसे तो केंद्र सरकार के द्वारा दीजिए। कितना यूटिलाइज किया है पश्चिम बंगाल ने, राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, छत्तीसगढ़ ने, कोई जवाब देना नहीं चाहते हैं। और इसके अलावा एसडीआरएफ फंड जो कम से कम 15,000 करोड़ रुपए दिया गया पहले सप्ताह में, जो 6 महीने के लिए, उसको मजदूर के लिए उपयोग करने के लिए उनको उनके राहत। जीवीएल नरसिम्हा राव, मेरा सवाल ये था सर, मेरा सवाल ये था कि आपने कहा आपने एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ के कर्ज की घोषणा की, अच्छी बात है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है उसी सवाल को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मान लीजिए एमएसएमई सेक्टर काम करने लगा, लेकिन खरीदने के लिए भी तो लोगों के पास पैसा होना चाहिए। जिनके पास नौकरी नहीं है, अभी अकाउंट खाली पड़ा है, उनके अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा तो कैसे खर्च होगा? देखिए पूरे इकोनॉमी से ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उन पर ज्यादा लॉकडाउन का असर हुआ है। बट लेकिन हमारे रूरल सेक्टर को इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ जगह हुआ है, मैं मानता हूं, बट लेकिन ज्यादातर जो प्रोक्योरमेंट बेस्ड एग्रीकल्चर है वो उसमें कोई घाटा नहीं हुआ है। और लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार ने इस बार रबी क्रॉप का भी किया है, तो इसलिए ज्यादा इसका असर जो है, मैं मानता हूं। ठीक है, मुझे लगता है योगेंद्र यादव इस पर जरूर जवाब दे पाएंगे। योगेंद्र यादव, क्या ऐसा है कि ग्रामीण सेक्टर पर असर नहीं हुआ और जो सरकार पैकेज दे रही है वो आपको लग रहा है कि उससे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। सुशांत भाई, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, जैसा आपने कहा। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से बोलूंगा यहाँ। दूसरी बात ये कि इस वक्त हम इधर उधर की बात ना करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बारे में अभी कोई पैकेज आया नहीं है। कल परसों आएगा, आ जाएगा, तब बात करेंगे। मजदूर के बारे में अभी कोई बात हुई नहीं है, अभी से उसके बारे में जजमेंट देना सही नहीं है। 3 दिन के बाद पता लगेगा कुछ आया नहीं आया, तब उसके बारे में बात करेंगे। आज हम वो बात करें जो हमारी आंख के सामने है। कल एक पैकेज अनाउंस हुआ है जो वित्त मंत्री ने कहा है कुल मिला के 6 लाख करोड़ के करीब आता है। हम ये देखें कि वो सही है नहीं है, उससे क्या फायदा नुकसान होगा, वो काम की बात होगी। बाकी इधर उधर की बातें जो हम कर ही सकते हैं। पहली बात, ये जो एमएसएमई को दिया गया है, इसमें एमएसएमई में एम गायब है। एम क्या है? माइक्रो। माइक्रो कौन होते हैं? रेहड़ी पटरी वाले, वो छोटा दुकानदार, वो छोटी फैक्ट्री जो 10 से कम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। ये 97% है एमएसएमई में। मुझे उनके लिए कोई घोषणा दिखाई नहीं। नंबर 2 बात, इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार की जेब से एक पैसा भी नहीं जाएगा। दरअसल ये जो 6 लाख के करीब की घोषणाएं कुल मिला के हुई हैं, उसमें सरकार की जेब से 20 या 25 हजार करोड़ के बीच में से पैसा जाएगा। इसलिए ईमानदारी की बात यह होती कि सरकार कहती कि हम 20-25 हजार करोड़ की घोषणा कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि इससे अर्थव्यवस्था में 6 लाख करोड़ का फायदा होगा, 10 लाख करोड़ का फायदा होगा। उम्मीद की तो कोई सीमा नहीं हो सकती ना। लेकिन दुनिया भर में जब इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस हुआ है, जब हम कहते हैं अमेरिका में 5%, 7%, जर्मनी में 6%, उसका मतलब यह होता है सरकार अपनी जेब से पैसा देती है और वो व्यक्ति के हाथ में जाता है, उसको बोलते हैं पैकेज। बाकी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी जो अच्छी चीजें हैं। साधारण आपको बात बताऊं, दूध लेते थे ना बचपन में, तो दूध के ऊपर से झूंगा अलग से मिलता था कि थोड़ा सा दूधिया उसके अंदर ऊपर से हल्का सा डाल देता था। तो आज जो सरकार कर रही है वो झूंगे को दूध की तरह पेश कर रही है। दूध आप मुझे अलग दीजिए, उसकी गिनती अलग बताइए, ऊपर से आप जो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो कर दीजिए। आप लोगों को भी अपनी तो सर अभी मैं छोटे छोटे पॉइंट्स ले लेता हूं ताकि उसको मैं सरकार की तरफ से जो लोग हैं उनसे पूछ सकूं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि जो बहुत छोटे वर्ग हैं, माइक्रो
एमएसएमई में जो माइक्रो है उसका जिक्र नहीं है, जो रेहड़ी पटरी वाले उनका जिक्र नहीं है। 97% है, 97% है वो। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है। ठीक है, इसका जवाब मैं लूं उससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपके हिसाब से आपको क्या कमी दिख रही है अभी तक सरकार ने जो किया है उसमें? देखिए सुशांत जी, पहली बात, पैनल में काफी विद्वान व्यक्ति हैं, मैं तो गांव का एक छोटा सा सीधा सा व्यक्ति हूं, तो मैं ज्यादा इकोनॉमिक और उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की, तो हमने भी स्वागत किया है और इस देश ने भी स्वागत किया है, और प्रधानमंत्री जी की सभी घोषणाओं का देश ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो काला धन लाएंगे। प्रधानमंत्री जी की उस घोषणा का भी स्वागत हुआ कि जब उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री जी की उस घोषणा का भी स्वागत हुआ जब उन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री जी की उस घोषणा का स्वागत हुआ जब उन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बनेगी। प्रधानमंत्री जी की सब घोषणाओं का हमने स्वागत किया। जब नोटबंदी का ऐलान किया तब भी स्वागत किया देश ने, जब जीएसटी लाई तब भी स्वागत किया। अब उन्होंने कहा ताली बजाओ, बजाई, थाली बजाओ, बजाई, नाचो गाओ, सब कुछ किया। क्या करें, हाथ धोए, लेकिन मिला क्या देश को? 3 चीजें मिली सुशांत जी, और वो 3 चीजें ये मिली। एक तो मिले गरीब मजदूर के पांव के छाले, जो 60 दिन हो गया सिर्फ इसलिए धक्के खा रहे हैं कि यहां कांग्रेस की सरकार है, यहां बीजेपी की सरकार है, यहां जेडीयू की सरकार है, यहां फलाने की सरकार है। अरे धिक्कार इन सरकारों पर, जिसकी भी सरकार हो। मजदूर 60 दिन से आप घर नहीं भेज पाए, आप डींगे मारते हो। 5 ट्रिलियन की व्यवस्था बनाएंगे, महाशक्ति बन गए हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक तो मिला मजदूरों के पांव की छाले, भूख, और दूसरा हमें मिला एक गीत कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। और क्या मिला? देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है भारत को। सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, इन आंकड़ों की बात मत करिए सुशांत जी। सबसे बड़ा सवाल अब यह पैदा हो गया है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है इतने बड़े लोकतंत्र का कि प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ की घोषणा करते हैं और सफाई देनी पड़ रही है कि हम इसे पूरा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कितने की घोषणा की और मजदूर को क्या मिला, किसान को क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है, सरकार की साख। ठीक है सर, मैं आपका इनिशियल कमेंट ये है गलत नहीं है, सरकार जो कर रही है और जो सड़क पर होता दिख रहा है या मजदूरों तक फायदा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा है और सरकार की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। नरसिम्हा राव जीवीएल, आप ये सारे पॉइंट्स आप पकड़ के रखिएगा, जमीन पे लाइए बातों को। अभी लूंगा, अभी रुक जाइए, अभी पहले अजय आलोक से पूछ लूं। अजय आलोक, जो सरकार कर रही है और जो अभी आपने योगेंद्र यादव या आचार्य प्रमोद कृष्णम को कहते सुना, आपका एनालिसिस क्या है? क्या वाकई जो भी हो रहा है उसमें सब बिग जीरो है? देखिए सुशांत, सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि भारत सरकार है, उसको चलाने वाली पार्टियां बदल सकती हैं। कभी इसको कांग्रेस शासित पार्टियां चलाती हैं और आज बीजेपी शासित एनडीए चला रही है। तो ये पैसा भारत सरकार का है, कोई बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है कि कोई अपने घर ले जाएंगे और कोई अपने जेब से दे रहा है या कुछ दे रहा है। भारत सरकार का पैसा भारतीयों के लिए है और आज वहीं जा रहा है। राजनीतिक विद्वेष और नकारात्मकता से भरी सोच अगर आप प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप करते रहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि अभी 2020 ही चल रहा है। ये सोच 2023-24 में प्रदर्शित कीजिएगा तो शायद कुछ काम ही आ जाएगा, क्योंकि 4 साल तक तो सरकार यही रहेगी और यही सरकार काम करने जा रही है, क्योंकि जनादेश इसी सरकार को मिला है। इसलिए आपकी नकारात्मकता भारतीयों के ऊपर जाए ये कहीं से सही नहीं है। जो पैकेज मिला है, सरकार का काम क्या है? आज हमारी गाड़ी का बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, इकोनॉमिक बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। जब आपकी गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आप क्या करते हो? सीधे बैटरी बदल देते हो क्या? उसको 4 आदमी धक्का देते हैं ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और गाड़ी 24 घंटे चले ताकि बैटरी खुद से रिचार्ज हो जाए और उसके बाद गाड़ी चलने लगती है। तो सरकार का काम आज धक्का देने का है ताकि हमारी सुस्त पड़ी बैटरी, हमारी डिस्चार्ज बैटरी वापस से चार्ज हो और गाड़ी स्टार्ट हो। उसी के तहत आज एमएसएमई का पैकेज हुआ है। और एमएसएमई क्या इंडिविजुअल प्रवासी मजदूर होते हैं? एमएसएमई कंपनी होती है, जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि माइक्रो, जहां पे 10 से नीचे काम करते हैं। तो आज अगर उस माइक्रो कंपनी वाले को अगर ये छूट मिल रही है कि जाके वो बैंक से लोन ले सकता है, बैंक उससे कोलैटरल गारंटी नहीं मांगेगा, बैंक उसे कर्ज देगा, बैंक उसे 12 महीने तक किस्तें भी नहीं लेगा, मोरेटोरियम फ्री है 12 महीने का, बैंक की ब्याज दर भी कम होगी, 4 साल में वो कर्ज लौटाना पड़ेगा। तो क्या उसको लिक्विडिटी नहीं आई? क्या कर्ज मिलना पहले इतना आसान था? हमें तो आपको एज ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन ये इंश्योर करना चाहिए कि बैंक कर्ज दे रहे हैं कि नहीं।
अगर बैंक कर्ज नहीं दे रहे हो आने वाले 1 महीने में, तब आप सवाल उठाइए कि बैंकों पे आपकी मॉनिटरिंग उसमें जो टर्नओवर तब तो आपकी बात मानी जाएगी। उसमें जो टर्नओवर डिफाइंड है वो टर्नओवर रेडी पटरी वाले का तो है नहीं, तो वो ये पूछ रहे हैं योगेंद्र यादव कि जो रेडी पटरी वाला है उसके उसमें वो उस ब्रैकेट में कैसे आएगा? देखिए, एमएसएमई का फुल फॉर्म उन्होंने ही बताना शुरू किया था कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। अब ये टर्नओवर तो हमारे पूरी एमएसएमई की डेफिनेशन तक चेंज कर दी है कि टर्नओवर को बढ़ा के 100 करोड़ के नीचे भी किया गया। 1 करोड़ के नीचे वाले को भी फायदा मिलेगा, 50 लाख के नीचे वाले को भी फायदा मिलेगा। आप मॉनिटरिंग सिस्टम पे आप अगर अपनी नजर डालेंगे तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आप रहेंगे, लेकिन आपने अभी तो गाड़ी शुरू नहीं हुई, सवाल उठने पहले शुरू हो गए। एक मुख्यमंत्री कहती है 0 0 0 0, तो ठीक है सर भाई 0 मान लो, 0 आज तो 0 पे है ही, उसमें शक कहां है? 0 से बढ़ने की कोशिश करनी है कि 0 से माइनस पे ले जाने की कोशिश करनी है? मोहम्मद सलीम हमारे सामने। मोहम्मद सलीम, आपके हिसाब से क्या जो अजय आलोक कह रहे हैं, जो सरकार कह रही है कि अब ये एक पुश है, जो अजय आलोक उदाहरण दे रहे थे, मैं वही आपके सामने रख रहा हूं कि गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज है, उसको अभी धक्का देके गाड़ी स्टार्ट हो जाए किसी तरीके से और बैटरी खुद से रिचार्ज होने लगे, ये कोशिश करें या बैटरी बदल दें? बिल्कुल सही है, उदाहरण उन्होंने सही दिया, मैं वहीं से शुरू करूंगा। जब गाड़ी धक्के लगाना पड़ता है, गाड़ी रुक जाता है, चाहे बैटरी चार्ज नहीं हो, चाहे वो स्पार्क प्लग का काम नहीं करे, या चाहे बैलगाड़ी अगर कादे में उतर जाता है तो उसको जब रीस्टार्ट करना पड़ता है तो धक्का कौन लगाता है? प्रधानमंत्री भी नहीं, वित्त मंत्री भी नहीं, और गाड़ी में जो बैठे हुए वो भी नहीं। सड़क के किनारे वाले जो मजदूर हैं, जो ठेलने वाले लोग हैं, उनको कांधा लगाना पड़ता है, उनको हाथ लगाना पड़ता है। उनका स्थिति, सरकार की प्राथमिकता क्या है? जो धक्का लगाएंगे, फिर से इकोनॉमी को रीस्टार्ट करेंगे, चाहे वो खेती है करे, चाहे रेडी चलाने वाले हों, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड सिंपल लोग, नैया हैं, दर्जी हैं, टोटो वाले हैं, ऑटो वाले हैं, गाड़ी के ड्राइवर हैं और मजदूर है। उनके सड़क में जो लोग उतरे आए हैं, 40% लोगों को खाना ठीक से नहीं मिला और उसको भूखे हैं, वो उनको अन्न चाहिए, उनके पास किराए का पैसा नहीं है। 50 दिन पहले ट्रेन चलने से किराए का पैसा होता, सरकार उससे पैसा वसूली कर रही है एक्स्ट्रा। हमने कहा था आप ट्रेन चलाओ, 50 दिन से वो कह रहे हैं और फ्री में दो, सरकार नहीं दे रही, किस पैकेज दे रही है। और 45 लाख जो यूनिट का फायदे की बात कर रही है, ठीक है, 3 लाख रुपया उसके लिए दिया जाएगा कर्ज, वो कोई पैकेज नहीं है, लेकिन उसका हिसाब में कितना आता है? 6,66,000 रुपया। तो जिनका 5 करोड़ का टर्नओवर है, उनको 6,66,000 रुपया औसतन अगर मिले तो फिर कितना तेजी से गाड़ी शुरू होगी, ये समझ लो। दूसरी बात है, जो बेसिक मामला है, सरकार अपने पास से नहीं दे रही है। दूसरी पॉइंट उन्होंने कहा कि ये सरकार की पैसा है, नहीं, ये जनता की पैसा है, देश की पैसा है, देश की संपदा है, और ये संपदा जो बनाते हैं वो किसान हैं, वो मजदूर हैं। आज उनको जब परेशानी है तो उनको वो पैसा देना पड़ेगा। सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से रिजर्व ले सकती है, और आज वो अपने कंसोलिडेट फंड से, बजट के पैसे से उनको 100 दिन सर, अब इस पे बहुत सारी बातें आ गई। जीवीएल नरसिम्हा राव को मुझे लगता है रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखिए जीवीएल, मैं पॉइंट्स आपको बता दूं मोटे तौर पर। एक, रेडी पटरी वाले, गरीब मजदूर, किसान, उसके लिए क्या है ये बताइए। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि आप जो 3 लाख करोड़ के कर्ज की बात कर रहे हैं, वो अपनी जेब से तो दे नहीं रहे, वो तो कर्ज है, जो लेगा नहीं लेगा, और जो लेगा उसमें मोहम्मद सलीम कह रहे हैं कि आएगा कितना उसके हाथ में। देखिए, मैं 2 दिन पहले तक अपोजिशन के सभी नेताओं को बहुत सुख देख रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट थे, ये सरकार कुछ नहीं करेगी तो हमारे लिए राजनीति करने की पूरी मौका है। जब सरकार ने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया प्रधानमंत्री जी ने, तब एक्चुअली बहुत सुस्त हो गए थे। और जब कल वित्त मंत्री जी के द्वारा कुछ फर्स्ट सेट ऑफ प्रपोजल्स रखा गया, ये लोग कुछ न कुछ इसमें से निकाल कर राजनीति करना चाहते थे। बिल्कुल, कोई आचार्य बालकृष्ण ने बहुत कुछ गिनाने की कोशिश किया है, ये सब आप और राहुल गांधी गिनाते रहे। देश की जनता ने आपकी नकारात्मकता को कोई मान्यता नहीं दी, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कब तक वो रटते रहेंगे? जो आप 5 साल से कहते आ रहे हैं, जनता ने आपको नकारा, दूसरी बार कांग्रेस पार्टी को लीडर ऑफ द अपोजिशन स्टेटस भी नहीं दिया है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री पर पूरे विश्व, पूरे भारत को क्रेडिबिलिटी है। और 90% लोग सर्वेस में कह रहे हैं, 90% लोग कह रहे हैं, 94% एक सर्वे में कहा कि जिस प्रकार लॉकडाउन का प्रधानमंत्री नहीं, जीवीएल देखिए, हम सर्वे पे नहीं है नेतृत्व किया,
अभी जो सवाल उठा वो मैंने आपके सामने रखा, एक रेडी पटरी वाले के लिए क्या वो बता दीजिए आप, अपने आप उनको जवाब मिल जाएगा। आपके पास समय है तो मैं सारा जवाब दे रहा हूँ जी। और जो योगेंद्र कह रहे थे वो माइक्रो एंटरप्राइजेस नहीं है भैया, आप समझ लीजिए अंतर बहुत है। आपका सारा पटरी वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं जवाब दे रहा हूँ सुशांत, आप बीच में मत बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, मोहम्मद सलीम बोल रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप बोले फिर थोड़ा हिम्मत तो रखिए, आप तीन लोग बोले हैं, हमको भी बोलने का मौका दीजिए। रेडी पटरे वाले एमएसएमई के अधीन नहीं आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग है, मैं मानता हूं सबसे कमजोर वर्ग है वो ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस कहते हैं उनको, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनको अलग से राहत मिलनी चाहिए। आप इंतजार करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस वर्ग का जिक्र किया और 52,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया ये के डीबीटी के माध्यम से, ओके, ये भी 41 करोड़ के खाते में गया है, क्या ये कोई सहायता नहीं है? ठीक है, तो योगेंद्र यादव ये बताइए, वो कह रहे हैं जिस रेडी पटरी वालों की आप बात कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनके लिए भी शायद कुछ आने वाला है, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया 52,000 करोड़ का, उसका क्या? आप ज्यादा बोल रहे हैं मुझसे। सुशांत, मुझे अच्छा लगा कि जीवीएल जी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि कल जो घोषणा हुई है उसमें जो माइक्रो है, यानी कि जो कि ओन, जो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, जो एक व्यक्ति खुद अपना धंधा चलाता है, चाहे रेडी पटरी हो, चाहे छोटी दुकान हो, छोटी फैक्ट्री भी होती है जिसके अंदर 2 लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, वो सब लोगों के लिए कुछ भी कल के पैकेज में नहीं है, ये उन्होंने स्वीकार किया। उनका एतराज ये था कि ये तो एमएसएमई में आते ही नहीं है। मेरे ख्याल में बाद में जाएंगे, उनको वक्त मिलेगा, बहुत बिजी आदमी है, गूगल से जरा चेक कर लीजिएगा एमएसएमई का डेफिनेशन क्या होता है। माइक्रो एंटरप्राइजेस, जिसमें देश के 97% एंटरप्राइजेस हैं, हुजूर उसमें रेहड़ी भी है, पटरी भी है, उसके अंदर ठेले वाला भी है, और इन सब के लिए सरकार ने कुछ भी घोषणा नहीं की है। आप चाहते तो जो मुद्रा लोन का शिशु लोन है, जो कि एग्जैक्टली इन्हीं के लिए बना है, आप चाहते तो उसके तहत राहत दे सकते थे। जो तमाम दर्शक सुन रहे होंगे, जिसके पास दुकान है, 3 लोगों को एम्प्लॉय करता है, वो जान रहे होंगे कि कल उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो मिनिमम कंडीशन लगाई गई है इस लोन को लेने के लिए, वो तो उसको क्वालिफाई नहीं करते। और तीसरी बात जो मैं बार कह रहा हूं सुशांत, आपके लिए बहुत जरूरी है, वो ये कि 20 लाख करोड़ की जो बात है उसमें सरकार की जेब से कितना है। ये जो बैंक लोगों को पैसा देंगे, ये बैंकों के पास तो मेरा पैसा है, मेरा पैसा उसको दिया जा रहा है, और अब तक सरकार की तरफ से कल की घोषणा में अंदाजन 20-22 हजार करोड़ रुपया सरकार खर्च। अच्छा योगेंद्र जी, मैं इसमें आपकी बात का जवाब लेता हूं जीवीएल से। मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जो बैंकों से पैसा जाएगा वो मेरा पैसा है, सरकार के पास अपना पैसा कौन सा होता है? जो पैसा होता है सरकारों का वो तो हमारा आपका ही होता है, वो अलग से। मैं बताऊं, सरकार के पास वो होता है जो टैक्स से सरकार के कोष में आता है, राजस्व खजाने का जो पैसा होता है वो टैक्स भी तो सर हम ही देते हैं ना सर। और दुनिया भर में ये बिल्कुल बेकार की बात है सुशांत, गंभीर बात कीजिए। इस वक्त 2 तरह के पैसे होते हैं, फालतू की बात कर रहे हैं पैसा जो बैंक में पड़ा है, जिसको मैं कभी भी वापस निकाल सकता हूं, दूसरा मेरा पैसा जो सरकार के टैक्स में है, सरकार के खजाने में पड़ा है, जिसको केवल सरकार इस्तेमाल कर सकती है, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। दुनिया भर में जब पैकेज की अनाउंसमेंट होती है तो सरकार के अपने कोष से होती है, बाकी सरकार। जीवीएल इस पे रिस्पॉन्ड कीजिए आप। वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार का पैसा है वो आपको देना था, आप तो वो पैसा दे रहे हैं जो लोगों का पैसा बैंकों में रखा हुआ है। नो, जो ऑलरेडी दिया है 52,000 करोड़, उसको गिनेंगे या भूलना चाहते हैं? 52,000 करोड़ का सरकार के जो रेवेन्यू है या सरकार के पास जो रिसोर्सेज हैं उससे पैसा डाला गया ना, 52,606 करोड़ रुपए, ये तो मानते हैं? वो भी आपको कोई कल्पना दिखती है? 52,000 करोड़ पहले तो ये बात 80,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 48 लाख मेट्रिक टन का उनको फूड ग्रेन्स दिया गया, ये भी उसका भी 16-18 हजार करोड़ का उसकी मार्केट वैल्यू है, वो भी आपको कल्पना दिखती है? वो गया है अकाउंट में या लोगों की मैं इसका जवाब दे दूं, हाथों में गया है? तो इसलिए आप इस प्रकार हर एक को काल्पनिक बताकर आप कब तक काल्पनिक राजनीति करेंगे? सच्चाई पर आइए।
सुशांत ठीक है, पैकेज का घोषणा होती है। सुशांत, मैं बता दूं इसके बारे में। इंडिविजुअल में नहीं जाती है। देवेंद्र जी छोटे में आप बोलिएगा, फिर मैं आचार्य जी के पास भी जाऊंगा और बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। देवेंद्र जी छोटे में, जो योगेंद्र जी, जो मैं 20,000 करोड़ कह रहा हूं वो कल के बारे में है। जीएन नरसिम्हा राव सही कह रहे हैं। इससे पिछली जो सरकार की घोषणा थी उसमें 48 नहीं, सरकार 70,000 के करीब दे चुकी है। तो कुल मिला के तब से लेके अब तक सरकार ने 1 लाख करोड़ के करीब खर्च किया है। ये 20 लाख करोड़ कब पहुंचेगा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण। सुशांत जी, पहली बात यह है कि कर्ज देने में और राहत देने में बड़ा फर्क होता है। भारत सरकार को ये बताना चाहिए, और आप सब जानते हैं, विद्वान लोग हैं। योगेंद्र यादव जी की बात को थोड़ा मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे आप बताइए, क्या बैंक कर्ज नहीं दे रहे थे? बेरोजगारों को भी दे रहे थे आज तक कर्ज, किसानों को भी दे रहे थे, छोटे दुकानदारों को दे रहे थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को दे रहे थे, मझोली इंडस्ट्री को दे रहे थे। क्या ये जो लघु और मध्यम जो उद्योग वाला धंधा है, ये लाखों करोड़ तक वैसे ही पहुंच गया? पहले से भी कर्ज मिल रहा था, तो कौन सी नई बात कर दी? दूसरी बात अब मैं कहना चाहता हूं, अभी अब इस पे बहस हो रही थी, मैंने आदरणीय डॉक्टर अजय आलोक जी बड़ा सारगर्भित प्रवचन दे रहे थे, सुना, अच्छा लगा। मगर मैंने जो कहा कि प्रधानमंत्री जी की तमाम घोषणाएं जो मैंने बताई उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ। मेरा आरोप थोड़ी है, मैं तो अपना दर्द बयां कर रहा हूं। आप कह रहे हैं 20 लाख करोड़ हम दे रहे हैं। अरे कैसी बातें करते हैं आप? कल तक तो आप कटोरा लिए भीख मांग रहे थे, क्या हमें दान दे दो? आज 20 लाख करोड़ देने वाले हो गए। नहीं, एक मिनट। 60 दिन से मजदूरों को वापस लाने के लिए 500 रुपए मजदूरों से टिकट के वसूल करते हो। कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी कि 20 लाख करोड़ आएगा कहां से, पैसा आएगा कहां से? आज आप कह रहे हैं कि अपनी जेब से सरकार क्यों नहीं दे रही है? आप मान रहे थे ना कि सरकार के पास इतना पैसा कहां से आएगा? सुशांत, मेरा सवाल तो बीजेपी से, सरकार से है। आप तो एंकर हैं, आप तो निष्पक्ष। नहीं, आपका सवाल तो है सर, लेकिन आपके सवाल में कोई सवाल बनेगा, सवालों के जवाब देना पूछा जाएगा ना सर। नो, आपके सवाल में कोई सवाल बनेगा तो ना पूछा जाएगा। आप कहेंगे, आप जो कहेंगे वो कह के चले जाएंगे। नहीं, आर यू स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी? नहीं, आर यू पर्सन ऑफ गवर्नमेंट? एक बात मुझे बताइए, जब आपने बीजेपी से जो पूछा उसका जवाब बीजेपी ने दिया, लेकिन आपके सवाल में अगर कोई सवाल बन रहा है तो मैं क्या? मेरा सवाल तो सरकार से। आपको यही तकलीफ हो जाती है जब बीजेपी से पूछो तब तो नहीं कहते कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल तो बीजेपी के प्रवक्ता बताने लगते हैं, ये दिक्कत क्यों है? नहीं, मेरा सवाल तो सुशांत, मेरा सवाल भाजपा से है, मेरा सवाल सरकार से। जब आपका सवाल भाजपा से मैं पूछ लूंगा, पर मैं कह रहा हूं, कल आप कह रहे थे सरकार पैसा कहां से लाएगी, आज आप कह रहे हैं सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही? अगर आप दो विरोधाभासी बयान देंगे तो ये जनता को जानना चाहिए। अरे सुनो तो सही। अरे भाई सुशांत, आपको इतनी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बीजेपी को होनी चाहिए। नहीं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सारी प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की है। सुशांत, पूरा देश देख रहा है, मेरी तुम्हारी बहस भी पूरा देश देख रहा है। देश मजदूरों के पांव के छाले देख रहा है। निकम्मी सरकार ने 60 दिन से मजदूरों को घर पहुंचाने का 500-500 रुपया वसूल किया, यह भी देश देख रहा है। और देश ये भी देख रहा है कि एक ट्रेन में अगर आपने मजदूरों को चढ़ा दिया तो वहां पैम्फलेट बांट दिए, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट का पैसा दिया गया, देश वो भी देख रहा है। और अगर इस पर सवाल पूछे तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। अजय आलोक, मुझे ये बताइए, अजय आलोक ये बताइए, जो ये बात कही जा रही है कि लोगों को पैसा नहीं मिला, जो अभी योगेंद्र यादव कह रहे थे, मैं अब कांग्रेस की बात पर नहीं कर रहा, योगेंद्र यादव जो कह रहे थे उसी पर आपसे जवाब मांग रहा हूं। इतिहास याद रखेगा इस बात को, है? इतिहास याद रखेगा। कांग्रेस और भाजपा के चक्कर में मत पड़िएगा। देश की जनता को जवाब। आचार्य जी, मैं बोल लूं? उतना बोलो जितना यकीन करें कोई। आचार्य जी, मैं बोल लूं? मैं बोल रहे हैं और कांग्रेस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। ये कहां की? आलोक जी आपको सुनेंगे। आचार्य जी, ऐसा है, आपका समय अच्छा है, हम सुन। नहीं, आप स्वतंत्र, हम कटघरे में हैं। अजय आलोक जी आप बोलिए। नहीं, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई मानता नहीं आचार्य जी की। आपसे सवाल पूछो, आप दूसरे को उसका प्रवक्ता बता दो, उससे फर्क अब पब्लिक को पड़ता नहीं, पब्लिक सब समझती है। अजय आलोक जी आप बोलिए। सुशांत जी, पब्लिक तुम्हें भी समझती है, सब समझती है, पब्लिक आपको भी समझती है। मैं सवाल करता हूं, सारे विपक्षी दल स्वतंत्र हैं भाई, सारे विपक्षी दल स्वतंत्र हैं। जवाब आप देते हैं एकदम, बिल्कुल आपका जवाब आपका बिल्कुल आपका अधिकार है। सारे विपक्षी दल, मेरा जवाब दे तो मुझे अच्छा लगेगा। स्वतंत्र भी हैं। आलोक मुझे जवाब दे, वो मुझ पर आचार्य प्रमोद आलोक को बोलने दीजिए। आप लोगों का एक ही राग है कि कुछ नहीं समझ में आए तो सवाल पूछने वाले को टारगेट करना शुरू कर दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अजय आलोक आप बोलिए, आपकी आवाज जाएगी, उनकी आवाज नहीं चलेगा। ये भेदभाव नहीं चलेगा। अजय आलोक जी आप बोलिए। आचार्य जी, ये कोई तानाशाही नहीं चलेगी। आचार्य जी, 374 ट्रेनें, आचार्य जी 374 ट्रेनें लेके प्रवासियों को बिहार आ रही हैं। सारे ट्रेन का पैसा बिहार सरकार ने दिया है और केंद्र सरकार ने दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी से जरा आपने कभी पूछा
आम आदमी पार्टी से आपने कहीं पूछा कि 2 ट्रेन को लेकर इतना बवाल क्यों मचाया? क्या आपने राजस्थान के सीएम गहलोत से पूछा कि अपने प्रवासियों को उन्होंने आने क्यों नहीं दिया? क्या आपने पंजाब के सीएम से पूछा कि सोनिया गांधी और उनका कांग्रेस पार्टी के नाम लेके पर्चे क्यों बंटवाए जा रहे थे कि इस ट्रेन का पैसा सोनिया गांधी ने दिया है? क्या आपने कभी पूछा? विरोधाभास यहां नहीं है। आप लगातार चिल्लाए जा रहे हैं। और एक बात जान जाइए, विपक्षियों के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कौओं के काव काव करने से हर जगह शमशान नहीं बनती है, ये आप भी जानते हैं। आप ही का प्रवचन है, मैंने सुना था और आज आप ही को बता रहा हूं। तो क्या फायदा है काव काव करने से? आप ये बताइए, गलती कहां हुई है, दिक्कत कहां हुई है? ये प्रवासी जो लौटे हैं ये एमएसएमई में काम करते हैं। अगर एमएसएमई को नहीं चलाएंगे तो इन प्रवासियों को रोजगार कौन देगा? सोनिया गांधी देंगी या नरेंद्र मोदी देंगे? कौन देगा रोजगार? रोजगार इसी एमएसएमई से मिलेगा। इसलिए इनको चलाना जरूरी है ताकि ये वापस प्रवासी अपने रोजगार पर जुट सके। फैक्ट्रियां नहीं खुलेंगी तो रोजगार कहां से मिलेगा? कब तक मुंह में चम्मच डाल डाल के सरकार खिलाती रहेगी? अगर प्रधानमंत्री का भाषण सुना होता ना तो ये सवाल ही नहीं उठता। आत्मनिर्भरता, ये पैकेज का नाम था, आत्मनिर्भरता पैकेज। सेल्फ रिलायंट बनना है और उसके लिए जरूरी है कि कंपनी शुरू हो, उद्योग शुरू हो, धंधे शुरू हो। और आप लोग बिना मतलब का जबरदस्ती, अरे जब ये सब करना हो ना तो चुनाव में कीजिएगा ना। बिहार चुनाव आने ही वाला है 6-8 महीने बाद, सारे उठ के आ जाइए बिहार में। अजय आलोक, नाकामी का यहाँ पे सर्टिफिकेट बांटिएगा। योगेंद्र यादव पूछ रहे थे, जो मोहम्मद सलीम पूछ रहे थे, मैं उस पर जवाब चाह रहा हूँ। रेडी पटरी वाले को क्या मिला और क्या मिलेगा? अजय आलोक जी ने मुझ पर बड़ा तगड़ा हमला किया है। सुशांत सिन्हा मुझे 10 सेकंड दे दो। सुशांत जी सबसे बड़ी बात है 9 सेकंड में। सुशांत जी सबसे बड़ी बात है, सलीम साहब, अभी योगेंद्र जी ने कहा कि एमएसएमई की बात हो रही है। रेडी पटरी अभी समझा चुके हैं आपको जीवीएल की रेडी पटरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। आज और कल निर्मला जी 2 दिन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। क्या बेचैनी है भाई? इंतजार तो कीजिए, एक बार सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने दीजिए, सारे पैकेजेस को निकल जाने दीजिए, उसके बाद जरा बैठ के अपनी रणनीति तय कीजिए कि अब सरकार को कहां घेरेंगे। ये तब समझ में आता है। लेकिन बिल्कुल बेचैन आत्मा की तरह, पूरा बच्चा अभी तक आया नहीं, शादी हुई ना, पहले चिल्लाने लगे कि खराब हो गया, बीमारी हो गई, ये हो गई। ठीक है, मोहम्मद सलीम इस पर रिस्पॉन्ड करें। भाई सरकार की जिम्मेदारी है स्मॉल, माइक्रो, मीडियम ये इंडस्ट्रीज को फिर से, बड़े इंडस्ट्रीज को भी किस तरह से फिर से चालू किया जाए, उसकी घोषणा भी हो। ठीक है, लेकिन ये मजदूर अपने घर अभी आने जा रहे हैं। प्राथमिकता क्या है? पहले उसको वापस करने के बारे में सरकार की जिम्मेदारी थी या नहीं? दूसरी बात यह है, ज्यादातर सर्विस सेक्टर में सारे मजदूर आ गए, सलीम साहब काम करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है। अभी आपने कहा, आपने ये झूठ पहले भी कहा सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी सड़क में है, अभी भी हमारे बंगाल के मजदूर नहीं आए हैं, अभी भी गुजरात में लोग पड़े हुए हैं, अभी भी बड़ौदा में है, सूरत में है, अहमदाबाद में है, बंगाल तो ले ही नहीं रहा अपने मजदूर को। का हाल देखिए, सूरत का हाल देखिए, बंबई का हाल देखिए, राजस्थान 2 ऐसे प्रदेश है जो प्रवासी को ले ही नहीं रहे। बंबई का देखिए, शर्म नहीं आती आपको बकवास करते हुए? झूठ का एक सीमा होता है। अजय आलोक जी, आप विपक्ष को कौवा बताते हैं। कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है हमारा। सुप्रीम कोर्ट में तो कभी आप भी रहे थे। पूरा देश देख रहा है कि बकवास कौन कर रहा है। अरे सरकार से बता दूं, जितने प्रवासी लौट रहे हैं ना, वो 10% भी नहीं है। आप विपक्ष को 10% भी प्रवासी नहीं लौट रहे हैं। विपक्ष कौवा न जाता ना। धन्यवाद, आभार। सरकार विपक्ष आपको कौवा जैसी हरकत करेंगे तो क्या नजर आएगा? कबूतर नजर आएगा आपने। आभार। कबूतर जैसा, कौवा जैसी हरकत करेंगे तो कबूतर बोलूंगा क्या? काऊ 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 कर रहे बिना मतलब, बिना बात को समझे। पैकेज तो पढ़ लीजिए पूरा। जब मैंने बोला एमएसएमई की बात है तो बात कर रहे हैं प्रवासी की। जब मैंने बोला छोटे उद्योगों की बात है तो बात कर रहे हैं रेडी पटरी वाले की। अरे इंतजार कीजिए, अरे गरीबों का तो खून चूस के कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है 60 साल से। गरीबों का खून चूस के तो कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। काम कीजिए, 12 लाख करोड़ का जो कांग्रेस ने घोटाला किया था ना, दे दीजिए आज, दे दीजिए 12 लाख करोड़ प्रवासियों को। बोलिए सोनिया गांधी को, यूपीए को, सारे लोग 12 लाख करोड़ दान कर दें। हम कह रहे हैं प्रवासियों को मामला ठीक हो जाएगा। पहुंचाते मजदूरों के पांव में छाले हैं। सवाल भी नहीं करता है। कल सवाल का जवाब होता है, जवाब अभी नहीं मिला। एक मिनट सर प्लीज, कल सवाल आप गंभीर पूछते चर्चा हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल यही है। जीवीएल नरसिम्हा राव, क्या ये जो रेडी पटरी वाले हैं वो उम्मीद करें आगे उनके लिए कुछ आने जा रहा है? पहली बात। और दूसरा, क्या लोगों के अकाउंट में भी कुछ पैसा आएगा, डायरेक्ट और ट्रांसफर होगा? धन्यवाद। नहीं, इन गरीबों के मांस को नोच लो। सरकार जी, अभी थोड़ा मुझे बोलने आप दीजिए। इन गिद्धों के साथ खड़े हमें कौवा बताते हैं। विपक्ष कौवा हो गया। बहुत कमजोर वर्ग के लिए गरीब कल्याण योजना का पैकेज का पहले ही ऐलान किया है, बट लेकिन जो रेडी पटरी वाले हैं, ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके राहत के लिए, उनको समर्थन देने के लिए किस प्रकार ये होगा
लेकिन उनके लिए भी कुछ आगे होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। मैं भी चाहता हूं, ये जैसा आप चाहते हैं मैं भी चाहता हूं, उनके लिए कुछ समर्थन, जैसा एमएसएमई सेक्टर को बचना चाहिए, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं उनको भी किसी न किसी प्रकार खड़े होने की सहायता होनी चाहिए। ये अच्छी बात है। लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं मोहम्मद सलीम, मुझे लगता है आजकल वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं या सीपीएम बहुत जल्दी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो ममता बनर्जी से कोई सवाल पूछना नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल दोनों मिलकर के मार रहे लोगों को, दीदी मोदी दोनों भाईचारे से देती हैं और मोहम्मद सलीम ममता बनर्जी के पक्ष में बोलने लगते हैं। नकल युद्ध कर रहे हैं आप। रेल चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्टी बदलने वाले रेल चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कानून में कोई भविष्य नहीं है। सरकार कब रेल चलाने के लिए राज्य सरकार से पूछा है? आपके गाइडलाइन थे आप? के जो आचार्य नाम पे आचार्य, देखिए मेरे पास वक्त इतना ही था। देखिए कुछ अहम मुद्दे उठे हैं, चाहे वो योगेंद्र यादव ने उठाए हों, चाहे वो मोहम्मद सलीम ने उठाए हों, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उठाए हों। विपक्ष का काम है सवाल उठाना। अगर उसमें कुछ बात सही है, सरकार उसमें आत्ममंथन करे, देखे उसमें क्या हो सकता है। अगर नहीं है तो जनता देख ही रही है कि किसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, सबको सब पता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज फिर दूसरी किस्त भी आएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, पता चल जाएगा वहां किसके लिए क्या है। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए ट्रेन से घर जाने वालों के लिए एक बड़ी खबर।